फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. फर्स्ट सेंटेंस लिखिएगा. कैन आई हैव सम मिल्क. कैन आई हैव सम मिल्क बिफोर I dash to bed. Before I dash to bed. क्वेश्चन मार्क लगाओ और ऑप्शंस लिखो बेटा. गो, एम गोइंग, शैल गो. कैन आई हैव सम मिल्क बिफोर आई डैश टू बेड? क्वेश्चन मार्क. ऑप्शंस हैं गो, एम गोइंग, शैल गो. सेकेंड सेंटेंस लिखेंगे. ही dash asleep. He dash asleep while he was driving. While he was driving. Options लिखो. False, Falls. Fell, has fallen. False, fell, has fallen. थर्ड सेंटेंस लिखें. I am sure. Can you repeat the options? ऑप्शंस लिखो. False, fell, has fallen. False, fell, has fallen. I am sure I am sure I dash him at the party last night. At the party last night. Full stop. बेटा ऑप्शंस लिखो. saw, have seen, saw, have seen, had seen, had seen. तीन ऑप्शंस हो गए. saw, have seen, had seen. Ma'am, can you repeat the sentence? I am sure I dashed him at the party last night. I dash him at the party last night. बेटा फोर्थ सेंटेंस है. He dash a mill. He dash a mill in this town. In this town. ऑप्शन लिखो. have. Repeat the sentence. हाँ बेटा. He dash a mill MILL in this town. In this town. Options लिखो. have, has, is having. Have, has, is having. बेटा फिफ्थ सेंटेंस है. he dash here. He dash here for the last 5 years. For the last 5 years. Ma'am, can you repeat the sentence? हाँ बेटा. He dash here for the last 5 years. For the last 5 years. बेटा ऑप्शंस लिखो. worked, is working, has been working, और लास्ट सेंटेंस लिखो. he thanked me
he thanked me for what I dash for him. He thanked me for what I dash for him. Options लिखो, have done, had done, have been doing. Have done, had done, have been doing. 6 Ma'am, please sentence. repeat. हाँ बेटा. He thanked me for what I dash for him. Options है have done, had done, have been doing. हम स्टार्टिंग के 3 सेंटेंस बता दीजिए. फर्स्ट सेंटेंस है बेटा हमारा, कैन आई हैव सम मिल्क बिफोर आई डैश टू बेड. कैन आई हैव सम मिल्क बिफोर आई डैश टू बेड. ऑप्शंस हमने लिखे हैं गो, एम गोइंग, शैल गो. सेकंड है बेटा, ही डैश asleep while he was driving. He dash asleep while he was driving. Options हैं falls, fell, has fallen. Falls, fell, has fallen. और बेटा थर्ड था, I am sure I dash him at the party last night. I am sure I dash him at the party last night. Options है बेटा saw, have seen, had seen. Saw, have seen, had seen. बस. Ma'am, in the last question, what are the options? Options है have done, had done, have been doing. Have been Okay, doing. thank you, ma'am. युवराज, can I have some milk before I dash to bed? क्या आना चाहिए बेटा? Go. Go to Go. bed. Dash, he dash asleep while he was driving. क्या लिखा है बेटा? He fall Fall आना चाहिए. Fall आना चाहिए. from Ma'am, fell. Ma'am, fell. While Fell. he was. Ma'am has fallen. बेटा while he was driving. Was कौन सा टेंस होता है? Past tense. Past tense. तो फिर आंसर पास्ट आना चाहिए. तो ऑप्शंस दिए हुए हैं बेटा फॉल्स, जो कि पास्ट टेंस नहीं है. हैज फॉलन, वो भी पास्ट टेंस नहीं है. तो पास्ट टेंस क्या है? फेल. तो इसलिए FELL फेल आए, क्योंकि वॉज ड्राइविंग से पता चल रहा है पास्ट टेंस. और पास्ट टेंस जो है वो ना तो फॉल्स में है ना हैज फॉलन में है.
तो फेल आएगा बेटा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। Excuse me, ma'am. हाँ बेटा बोले पार्टनर। Ma'am, none of these options were there. Then could the answer have been had fallen? अच्छा, हैड फॉलन भी नहीं हो सकता था। वाइल का मतलब होता है एट द सेम टाइम। हैड हम यूज करते हैं जो काम पहले हुआ, व्हेन होता है, बिफोर होता है, आफ्टर होता है, तब हम हैड लगा। तो इस सेंटेंस में वाइल दिया हुआ था। वाइल का मतलब होता है सेम टाइम पर कोई काम दो हो रहे हैं, तो हैड तब भी नहीं आता। ठीक है, अब नेक्स्ट बच्चा है हाँ वेदांश। आई एम श्योर आई डैश हिम एट द पार्टी लास्ट नाइट। क्या लिखा है? सॉ आएगा, वेरी गुड। सॉ इसलिए आएगा बेटा क्योंकि लास्ट वर्ड के साथ, येस्टर वर्ड के साथ हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। हैज, हैव, हैड कुछ भी नहीं आता। लास्ट के लिए आप समझ लो और बेटा येस्टर के लिए आप समझ लो, हमेशा जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, हैज, हैव, हैड नहीं आता। तो लास्ट नाइट दिया हुआ था इसलिए हमने सॉ लिखा। एक सेंटेंस था अरियंत हमारा, ही डैश ए मिल इन दिस टाउन। ही डैश ए मिल इन दिस टाउन। ऑप्शंस थे हैव, हैज, इज हैविंग। He have a mill in this town. He has a mill in this town. He is having a mill in this town. अरियंत कौन सा करेक्ट होना चाहिए? Is having. अच्छा बेटा, ये थोड़ा सा हमसे गलती होती है तो इसको मार्क मैम करना। हैज। हाँ हैज होगा ना, तो हैज क्यों होगा, इज हैविंग क्यों गलत है? आईएनजी हम तब लगाते हैं जब कोई चीज एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो, आजकल हो। तो बेटा ऐसा देखो, दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस देखो, तो कभी भी आईएनजी ऐसे ही नहीं लगाओगे। जैसे इट रेन्स इन मॉनसून। मॉनसून में बारिश होती है, हमेशा ही होती है। पर अगर हम आज बोले इट इज रेनिंग टुडे, तो आज की बात हो गई ना, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो गया ना, तो आईएनजी आता है। तो उसकी मिल है, अभी थोड़ी ना हो रही है उसकी फैक्ट्री, है उसके पास तो फैक्ट्री। तो बेटा ही हैज आएगा, आईएनजी नहीं आएगा, क्योंकि आईएनजी तब आता है जब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कोई काम हो रहा हो या आजकल कोई काम हो रहा हो। तो हम यहाँ पे जो यूज करेंगे वो है, हमेशा ही है उसकी तो फैक्ट्री, तो ही हैज। सो हम ही डैश हियर फॉर द लास्ट 5 years। क्या लिखा है बेटा? Mom, he is working. फिर गलती करा बेटा, कैसे गलती हुआ? सो हम Has फॉर, been working. हाँ मैम हैज फॉर बीन वर्किंग। हैज बीन वर्किंग क्यों होगा वो तो सुन लो जरा, क्योंकि सोहम का गलत हो गया इसलिए हमारा ठीक हो जाएगा। सुनो, फॉर और सिंस दिया हुआ है, फॉर और सिंस के साथ टाइम दिया होता है, हमेशा हैज हैव हैड लगाना। ऑलवेज, दिस इज द रूल। जब भी टाइम देखो है बेटा फॉर और सिंस के साथ, तो याद रखना कि इसमें हैज हैव हैड लगाना है। अब जो आपको ऑप्शन उस सेंटेंस के हिसाब से करेक्ट होगा वो आएगा। मतलब इज, आर, वॉज, वर, ये तो आ ही नहीं सकते जब भी टाइम दिया होता है। तो 2 सेंटेंसेस याद रखो, कैसे बोलोगे? आई एम स्टडिंग, बिल्कुल करेक्ट। और अगर ये बोलना हो हम 1 घंटे से पढ़ रहे हैं, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर एन आवर। टाइम आ गया ना फॉर के साथ, तो फिर आई एम स्टडिंग नहीं आएगा, हैव बीन स्टडिंग हमेशा। दिस इज बिल्कुल सर्टेन। इस वजह से बेटा यहाँ पर हमारा आ गया हैज बीन वर्किंग। एक और सेंटेंस है प्रक्षाल, ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई डैश फॉर हिम। क्या ऑप्शन आना चाहिए प्रक्षाल? Ma'am, have done. अच्छा, ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई हैव डन, जो मैंने किया है। तो बेटा Ma'am, एक बार had done. हैड आना चाहिए। अच्छा Mom, सुनिए had जरा, done. हैड डन लग रहा है। अच्छा,
एक बात सुनो, उसने मुझे थैंक यू बोला है ना, तो थैंक यू बोला है किस चीज के लिए? जो काम मैंने कर दिया था या जो मैंने अभी किया है? हमने काम पहले किया था, उसके बाद उसने Yes, थैंक ma'am. यू बोला ना। तो हैव डन का मतलब तो अभी किया है, अभी किया है काम, तो थैंक्ड, वो पास्ट टेंस में थैंक यू कैसे बोलेगा? हम्म? तो पहले काम किया Okay. होगा, फिर उसने पास्ट टेंस में थैंक यू बोला, तो हम हैड लगाए। एक काम पहले हुआ, Okay. दूसरा काम बाद में हुआ, तो हैड थैंक्ड आ जाए। ठीक है। Okay. और बेटा ये वाला जो हमारा टेंसेस का है, मैंने बोला था वर्कबुक अपने पास रख लेना, तो आप वर्कबुक अपने पास रख लो। अभी मैं बाद में ही आपको ये ऑप्शन दूंगी कि आपको ये वाला पेज निकालना है वर्कबुक में से, वो करना है जब हमारे पास टाइम होगा तब। आज के लिए ये रूल्स बहुत है, और आज कम से कम एक बार रात तक दोबारा से 5 मिनट निकाल के ये सारे सेंटेंसेस पढ़ लेना कि आपको हर रूल समझ आ गया टेंस का कि नहीं, जो मैम ने समझाया था ऐसा क्यों लगेगा वर्ब, वो जरूर समझ आना चाहिए। हमारा Excuse वर्कबुक, me. हाँ बेटा एक मिनट आयांश, हमारा वर्कबुक हमारे पास रखा हुआ है जो कि हमारे लैंग्वेज का है। ट्रेजर चेस्ट किताब जो है वो भी निकालो, और आई रिमेम्बर वाली जो पोएम है वो निकालो। हाँ आयांश बोलो बेटा। मैम आपने इन सेंटेंसेस से पहले भी कुछ दिया है अभी? नहीं बेटा, नहीं बेटा। Excuse मैम, हाँ बेटा मैम बताओ। क्या इस बार लास्ट आंसर फिर से बता सकती है? क्या वर्धमान? मैम क्या प्लीज एक बार लास्ट आंसर फिर से बता सकती है? अच्छा, टेंसेस का जो अभी अभी हमने किया है, हाँ बिल्कुल हाँ, बेटा, यस। वाई आई कैन नॉट। तो हमारा लास्ट सेंटेंस था बेटा, ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई डैश फॉर हिम। तो ही हाँ थैंक्ड जी। मी फॉर व्हाट आई डैश फॉर हिम, हमने ऑप्शन लिखा था हैड डन। अगर डिड होता तो भी हम लगा सकते थे बेटा, मैंने जो सही ओके। अच्छा। हाँ जी। बेटा पेज नंबर 13 निकालो ट्रेजर चेस्ट का, पेज नंबर 13। और बेटा पेज नंबर 13 निकालने के बाद फर्स्ट लाइन में हम पोएट का नाम पढ़ लेते हैं। थॉमस हुड, एन इंग्लिश पोएट बॉर्न इन लंदन। कम से कम जिसका पोयम पढ़ रहे हैं उस पोएट का नाम तो मालूम हो। तो हमने वो बेटा नाम जो है वो थॉमस हुड नाम है, पता कर लिया। अब ये पोयम पढ़ने से पहले दो तीन चीजें बिल्कुल क्लियर कर लो अपने दिमाग में। ये पोयम हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो बेटा इस पोयम का जो मेन थीम है, जो मेन आइडिया है, जिसके लिए हमें ये पोयम पढ़ाई जा रही है, वो आइडिया है नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है रिमेम्बरिंग द पास्ट, एक्सट्रीम डिजायर फॉर द पास्ट। जो चीज खत्म हो गई उसके लिए एक्सट्रीम डिजायर, लॉन्गिंग, उसकी मेमोरी, उसको नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। जैसे तुम्हारा जो पोयम है अ वर्क ऑफ आर्टिफाइस, उसका मेन थीम है पेट्रियार्की, उसका मेन थीम है फेमिनिज्म, उसका मेन थीम है विमेन सप्रेशन। उसी तरीके से बेटा, और तुम्हें मालूम ही अभी प्रोजेक्ट मिला हुआ है मेरियंस को, तो उनको मालूम है कि क्या लिखना है, उसमें थीम ही लिखनी। तो वो ही थीम बेटा यहाँ पर भी, हर पोयम में तुम्हें थीम पता होनी चाहिए। तो थीम इस पोयम की नॉस्टैल्जिया है, और नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या होता है वो हमने बताया, रिमेम्बरिंग द पास्ट। और पास्ट को सिर्फ याद ही नहीं कर रहे, लॉन्गिंग, लॉन्गिंग का मतलब एक्सट्रीम डिजायर टू लिव द पास्ट, टू गो बैक टू द पास्ट। वो बेटा पहली थीम है। जो दूसरी थीम है, और जिसके बिना क्वेश्चन पेपर बनेगा नहीं इस पोयम का, वो याद कर लो और समझ लो। डिफरेंस बिटवीन, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन, और डिफरेंस भी नहीं बोलना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट बोलना चाहिए। डिफरेंस तो थोड़ा सा अलग होता है, कॉन्ट्रास्ट तो बिल्कुल अपोजिट। तो देयर इज कॉन्ट्रास्ट बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड।
जिसके लिए हम ये पोयम पढ़ रहे हैं। तो बेटा पोएट जो बड़ा हो गया वो अपनी चाइल्डहुड को याद कर रहा है और दूसरी थीम के अकॉर्डिंग वो बता भी रहा है कॉन्ट्रास्ट अब एडल्टहुड कैसा है, तो कंपैरिजन भी कर रहा है। और हम जब पोयम को पढ़ेंगे उससे पहले हमने पोयम का नाम पढ़ा, तो नाम है आई रिमेम्बर। आई रिमेम्बर जब आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से, जब हमारा बेटा कोई लेटर रिपीट होता है तो तुम बोलते हो एलिटरेशन। जब कोई वर्ड रिपीट होता है तो तुम बोलते हो रिपीटिशन। और जब पूरी लाइन रिपीट हो रही है, पूरा फ्रेज रिपीट हो रहा है, तो तुम बोलते हो रिफ्रेन। तो इस पोयम में रिफ्रेन यूज हुआ है, REFRAIN। रिफ्रेन का मतलब हो गया है पूरा का पूरा फ्रेज, पूरी की पूरी लाइन रिपीट हो रही है। और ये रिफ्रेन क्यों यूज हुआ है, पोएट ने आई रिमेम्बर हर स्टेंजा में यूज क्यों किया है, टू हाईलाइट दैट ही इज सो मच डिजायरिंग टू लिव हिज चाइल्डहुड। बेटा ये रिफ्रेन हाईलाइट कर रहा है डीप लॉन्गिंग फॉर द चाइल्डहुड, उसके लिए ये रिफ्रेन। अब देखो पेज नंबर 13 और लास्ट में देखो क्या लिखा है। आई रिमेम्बर वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1844। बॉक्स में लिखा हुआ है, द पोएट एड्रेसेस द ग्लूमी एंड अनसर्टेन एडल्टहुड। मैंने क्या बताया, डिफरेंस बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड का क्वेश्चन पक्का इस पोयम में से, बिल्कुल पक्का, चाहे 4 मार्क्स का है चाहे 3 मार्क्स का है। तो बेटा यहाँ पर पोएट एडल्टहुड को कैसा बता रहा है, अनसर्टेन। ग्लूमी का मतलब होता है वेरी सैड, अनहैप्पी। तो एडल्टहुड कैसा है, बहुत ग्लूमी। एडल्टहुड कैसा है, बहुत डिसअपॉइंटिंग। और एडल्टहुड कैसा है, अनसर्टेन, पता नहीं क्या हो जाएगा। इन द लाइट ऑफ अ परफेक्ट चाइल्डहुड। और कॉन्ट्रास्ट में क्या है, चाइल्डहुड कितना परफेक्ट था, एवरीथिंग वाज द बेस्ट, एंड दैट मेक्स द नरेटिव यूनिवर्सल। नरेटिव का मतलब हो गया बेटा दिस पोयम। यूनिवर्सल का मतलब लिखो लाइक्ड बाय एवरीवन इन द यूनिवर्स। यूनिवर्सल का मतलब यूनिवर्स में सब कोई इस बात को मानेगा, सब कोई इस बात को पसंद करेगा। Childhood is the most beautiful period of our life. Childhood is very much beta certain, very much comfortable. In contrast to the adulthood, which is gloomy, which is unhappy, which is sad, because it is uncertain. पता नहीं क्या हो जाएगा। ये इस बात को इसने कॉन्ट्रास्ट किया है, हाईलाइट किया है, एड्रेस किया है का मतलब इस टॉपिक को डिस्कस किया है। द पोएट फील्स दैट द टाइम पासेस बाय लीविंग ओनली मेमोरीज बिहाइंड। बड़ी फिलोसॉफिकल लाइन है बेटा। टाइम निकल जाता है, यादें रह जाती, वो लाइन लिखी है। द पोएट फील्स दैट द टाइम पासेस बाय लीविंग ओनली मेमोरीज बिहाइंड, और सिर्फ मेमोरीज रह जाती है। तो दिस पोएम इज ऑल अबाउट दैट। 2 चीजें पढ़ ली, बाकी तुम्हें पता ही है, आई गिव द कंप्लीट नोट्स, तो उसमें तो सारा मिल ही जाएगा। पर बेटा फिर भी लिखना तो पड़ेगा ना हमें। अब जब हम पढ़ रहे हैं सारा कुछ तो हम नोट्स में नहीं दे सकते, वर्ड का मीनिंग, पोएटिक डिवाइसेस, वो सब तो हम इसमें लिखेंगे। पेज नंबर 1414। और बेटा आप देख रहे हो इस पोयम के 4 स्टैंजास हैं, 4 stanzas. I don't think so we will be able to finish all the 4 stanzas today. नहीं मैम, हम तो कर लेंगे, पूरी पोयम छोटी सी तो है, अभी 4 स्टैंजास हो जाएंगे। वो कैसे जाएंगे बेटा, आप जो है वो खाते हो, बड़ा फेवरेट होता है पिज्जा और बर्गर, ऐसा पूरा मुंह में भर के खा लेते हो क्या, टेस्ट ले लेके खाते हो ना, तो पोयम भी टेस्ट ले लेके पढ़ो।
वो चारों स्टैंजास एक साथ पढ़ लोगे तो पता चला कुछ समझ ही नहीं आया क्या अंदर गया है। तो इसलिए आराम से तसल्ली में दो स्टैंजास पढ़ेंगे, बड़े लिख लिख के, अंडरस्टैंड करके, एंड बाय इंजॉइंग इट। तो बेटा थॉमस हुड जी कहते हैं, आई रिमेम्बर। तो मैंने पोएटिक डिवाइस बताया, इसमें रिफ्रेन यूज हुआ है। और देखो हर स्टैंजा की शुरुआत कैसे हो रही है बेटा, आई रिमेम्बर, आई रिमेम्बर। अब दूसरी पोएटिक डिवाइस लिखो यहाँ पे, एनाफोरा, ANAPHORA। आई रिमेम्बर रिफ्रेन भी यूज हुआ है। और दूसरा पोएटिक डिवाइस लिखो, एनाफोरा, ANAPHORA। एनाफोरा क्या होता है मैम? एनाफोरा ये होता है बेटा, फर्स्ट स्टैंजा में पोएट बता रहा है आई रिमेम्बर, ये चीजें मैं याद करता हूँ। सेकेंड स्टैंजा में फिर से बोलता है आई रिमेम्बर, फिर दूसरी चीज बताता है, मैं ये याद करता हूँ। थर्ड स्टैंजा फिर से आई रिमेम्बर, फिर तीसरी बात बताएगा जो उसे याद आ रही है। फिर लास्ट स्टैंजा फिर से आई रिमेम्बर, फिर फोर्थ बात बताएगा उसे जो याद आ रही है। तो ये जो लिस्ट बना देते हैं ना हम, आई रिमेम्बर, फिर आई रिमेम्बर ये, फिर आई रिमेम्बर ये, फिर आई रिमेम्बर ये, इस कैटालॉग को बोलते हैं, इस लिस्ट को बोलते हैं एनाफोरा। तो एनाफोरा का मतलब 4 डिफरेंट थिंग्स द पोएट इज टेलिंग। फर्स्ट स्टैंजा में पहली चीज, सेकंड में दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। ये एनाफोरा है। अब वो क्या याद कर रहा है? द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न। बेटा विजुअल इमेजरी, आंखों के सामने पिक्चर क्रिएट हो रही है। मैं याद करता हूं वो घर जहां मैं बॉर्न हुआ था। द लिटिल विंडो, छोटी सी खिड़की थी। अब बेटा बच्चा जो है वो अब बड़ा हो गया, तो व्हेन वी बिकम बिग, व्हेन वी बिकम एल्डर, तो हमें फिर हर चीज छोटी छोटी दिख रही होती है। पर जब हम छोटे होते हैं तो हमें वो खिड़की भी बड़ी दिख रही होती है। नाउ द पोएट हैज बिकम एन एडल्ट, तो वो याद कर रहा है वो खिड़की जो हमारे घर में थी, छोटी सी थी। वेयर द सन केम पीपिंग इन एट द मॉर्न। बेटा पीपिंग का मतलब लिखो पियरिंग, PEERING। पीपिंग का मतलब लिखो फ्रॉम बिहाइंड। और बेटा एट मॉर्न का मतलब मॉर्निंग, रोज सुबह मुझे याद है वो सूरज आता था। और कहां से आ रहा होता था? झांक रहा होता था उस विंडो में से, तो पीछे से। तो वो पीछे से वो आया करता था हमेशा, सूरज। पर्सोनिफिकेशन भी लिख लो बेटा। पर्सोनिफाई किया है ना तुमने सन को, सन आता था। अर्जुन क्या पूछ रहे हैं बेटा? मैम बस मैं यही पूछ रहा था कि ये पर्सोनिफिकेशन है या नहीं, तो आप हाँ बता है बेटा, है बेटा, बिल्कुल। ही नेवर केम ए विंक टू सून। विंक का मतलब लिखो इंस्टेंट, इंस्टेंट। कभी भी वो जो सूरज है वो बेटा एक इंस्टेंट जल्दी नहीं आता था। ये आप देखो कितनी सर्टेनिटी थी, कितनी श्योरिटी थी, फिक्स्ड टाइम पर आएगा, ना पहले ना बाद में। तो बेटा पोएट ये बताना चाह रहा है कि चाइल्डहुड कितना रेगुलरिटी थी, चाइल्डहुड में कितनी सर्टेनिटी थी, अनसर्टेनिटी नहीं थी। जैसा एडल्टहुड है क्या होगा पता नहीं। He never came a wink too soon, nor brought too long a day। और बेटा इसका मतलब not late, और वो देर भी नहीं था कभी भी। He never came a wink too soon, nor brought too long a day। मतलब it was so regular, it was so certain, it was so predictable। predictable मतलब क्या होगा ये पता है। तो बेटा इस लाइन का मतलब पोएट इज मिसिंग
poet is remembering the certainty of the childhood, the beta comforting atmosphere of the childhood. वो मिस कर रहा है द रीएश्योरेंस ऑफ द चाइल्ड. जब हमें पता है कोई चीज लगातार होगी, फिक्स टाइम पर होगी, हम बिल्कुल बेटा आराम से रिलैक्स्ड होते हैं. तो बचपन वो चीज थी. हाँ दर्श बताओ बेटा. Ma'am, can you again tell what is anaphora? Anaphora means a list, a catalog. It means that the poet is telling different things about a particular topic. So the particular topic, the one topic is कि उसको childhood की याद क्या आ रही है और कितनी यादें आ रही हैं. 4, 5, 6 different memories he has. So this is the list ना, the catalog, उसको हम बोलते हैं एनाफोरा. तो सबसे पहले वो याद कर रहा है बचपन की रेगुलरिटी और सर्टेनिटी. और बेटा जहां चीजें रेगुलर और सर्टेन होती हैं वहां हम कंफर्टिंग होते हैं, रीअश्योरिंग होते हैं. ठीक है, सब बढ़िया हो. ठीक है. हाँ दक्ष बोलो. मैम क्या मैम एक बार आप वो थर्ड लास्ट लाइन एक बार एक्सप्लेन कर दोगे? थर्ड लास्ट लाइन, नॉर ब्रॉट टू लॉन्ग अ डे. यस मैम. यस मैम. नॉर ब्रॉट अ टू लॉन्ग अ डे का मतलब इट वाज नेवर लेट. तो इट arose at the fixed time and it set at the fixed time. The sun was neither early nor late. इसका मतलब क्या है? सूरज फिक्स टाइम पर आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं फिर बिल्कुल फिक्स टाइम पर आ रहा है. और फिर इसका मतलब है द रेगुलरिटी, द सर्टेनिटी, द प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द चाइल्डहुड. वो बच्चा ओके कहता है. मैम. ओके. बट नाउ का मतलब क्या? कॉन्ट्रास्ट. अब तुम कॉन्ट्रास्ट देखो एडल्टहुड में. बट नाउ आई ऑफन विश द नाइट हैड बोर्न माई ब्रेथ अवे. और बेटा एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है. सोच के देखो कितना एक्सट्रीम इमोशन है. आई ऑफन विश द नाइट. बेटा यहाँ नाइट का मीनिंग है डेथ. मैं कितनी बार सोचता हूं कि काश उस समय रात हो जाती. रात हो जाने का मतलब मेरी डेथ हो जाती मेरे डेथ हो बचपन में जाती. ही. हैड बोर्न, बोर्न का मतलब कैरीड बाय. माई ब्रेथ अवे. बेटा माई ब्रेथ, मेरी सांसें, क्योंकि बेटा ब्रेथ से ही लाइफ एसोसिएटेड है. तो वो कह रहा है कि मेरी ब्रेथ मस्ट हैव बीन टेकन अवे बाय द नाइट. रात को मेरी सांसें बंद हो जाती. तो इसका मतलब आई रियली फील कि why I didn't die when I was a child, because at that time it was so reassurance that he is missing now. हाँ वर्धमान बोलो बेटा. Ma'am, please tell me whether or not the night is a personification. Night is not as such personification, पर बेटा यहाँ पर हम नाइट में सिंबोलिज्म जरूर लेंगे. आप इसको पर्सोनिफाई कर सकते हो. द नाइट हैड बोर्न मतलब कैरीड अवे माय ब्रेथ, दैट इज ओके, फाइन इनफ. पर नाइट के साथ सिंबॉलिक मीनिंग है कि डेथ. ही वांटेड कि मेरी डेथ हो जाती तो ज्यादा बेटर था उसको. Okay. बिकॉज So, ma'am, an example. हाँ, it depends upon. If they ask what is the poetic device and they give the options, then you can write down जो भी ऑप्शन में दोनों में से जो दिया हुआ है ना, और उसमें से either are you can write down. और बेटा Ma'am, हाँ हाँ हाँ, ma'am, what if both of them are given symbolism and personification? then it is your choice. Symbolism is better one. Okay, ma'am. Now, अब बेटा ये हमारे जो आप लाइंस काउंट करो फर्स्ट स्टैंजा की 8 लाइंस होंगी. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 लाइंस का जो स्टैंजा होता है उसे आप कहते हो ऑक्टेव. OCTAVE, octave. This poem has 4 octaves, मतलब 4 stanzas of 8 lines each. ये हो गया बेटा ऑक्टेव. Ma'am, और please tell the spelling of octave. अच्छा बेटा OCTAVE.
अब बेटा एक बात देखो, आप किस तरीके से राइमिंग हो रही है, वर्ड्स कैसे राइम कर रहे हो आप उसको भी देखो जरा एक बार। तो बेटा सेकेंड लाइन देखो, फर्स्ट लाइन तो बिल्कुल है ही, रिमेम्बर रिमेम्बर वो तो अलग है ही। अब देखो सेकेंड लाइन, आई वॉज बॉर्न, लास्ट वर्ड क्या है, बॉर्न, और बॉर्न किसके साथ बेटा वो करेगा, फोर्थ लाइन के साथ, मॉर्न, राइम कर रहा है ना, बॉर्न मॉर्न। थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है सन, वो बेटा सून के साथ करेगा, सन सून। तो ये बेटा इस तरीके से, डे अवे, ये इस तरीके से राइम कर रहे हैं। तो बेटा सेकेंड लाइन इज राइमिंग विद फोर्थ लाइन, थर्ड लाइन इट इज राइमिंग विद फिफ्थ, ठीक है। सिक्स्थ और एट्थ लाइन, सिक्स्थ और एट, सेकेंड एंड फोर्थ, इस तरीके से एक एक लाइन छोड़ के राइम, ठीक, दो भी नहीं एक ही स्टेंजा हुआ। ठीक है बेटा, लेट्स सी कल क्या